Good morning, students. I am Hemant Kumar, PGT History, KB number 1, AFS Agra. First of all, to welcome in online class. Today, we will discuss class 12th subject History and theme 8 Peasants, Jamidars and the State, Agrarian Society and the Mughal Empire, 16-17 सेंचुरी। और आज इस चैप्टर्स का हम पार्ट 1 देखेंगे। तो इस चैप्टर्स में जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बच्चों 16 और 17 सेंचुरी में जो पीजेंट्स थे और वो किन किन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते थे, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो लेट स्टार्ट। During the 16th-17th century, about 85% of the population of India lived in villages. बच्चों आज से 300-400 वर्ष पहले भारत की ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। आज भी लगभग 75% के आसपास पॉपुलेशन गांव में रहती है। बोथ peasants and landed elites were involved in agricultural production and claimed right to share of the produce. बच्चों बोथ मीन्स यहाँ पर peasants और landed elites का मतलब जमींदार या जिनके पास who having लार्ज एरियाज लैंड, जिन्हें हम जमींदार भी कह रहे हैं। तो पीजेंट्स और जमींदार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते थे और प्रोडक्शन आफ्टर हार्वेस्टिंग जो प्रोडक्शन मिलता था उस पर जो है क्लेम भी करते थे। मतलब कुछ हिस्सा पीजेंट्स अपने पास रखते थे और कुछ पार्ट उस प्रोडक्शन का जमींदार को मिलता था। द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी वाज द विलेज inhabited by peasants who performed the manifold seasonal tasks that made up agricultural production throughout the year. बच्चों जो peasants थे वो एग्रीकल्चर सोसाइटी की बेसिक यूनिट थे, पहली इकाई थे। वो गांव में रहते थे और वो सीजन के हिसाब से, ऑटम सीजन या हम यूँ कहें कि बरसात का समय हो या सर्दी का समय हो, तो मौसम के हिसाब से एक्टिविटीज होती हैं और पीजेंट्स इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा करते थे, जैसे टिलिंग द सॉइल, सोविंग सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप व्हेन इट वाज right. Further, they contributed their labor to the production of agro-based goods such as sugar and oil. बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो रहते ही थे, लेकिन जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो उसके बाद वही पीजेंट्स एज ए लेबर भी काम करते थे। कहाँ? एग्रो वेस्ट यूनिट्स में, जहाँ पर जैसे कि शुगर है ना, शुगर कैन से शुगर बनना, गुड़ बनना या ऑयल है ना बनता था। तो ये एग्रो वेस्ट बच्चों उस समय की इंडस्ट्री थी, है ना, तो उन पर भी वो लोग एज ए लेबर काम करते थे। बच्चों लुकिंग फॉर सोर्सेस, पीजेंट्स जमींदार और स्टेट्स के जो रिलेशन थे, जो उनके आपस में
कौन किस पर कितना इंटर डिपेंड थे, वो आपस में कितने डिपेंड करते थे। तो इसके हमें सोर्सेस कहाँ से मिले हैं, हमें कैसे जानकारी मिलेगी पीजेंट्स जमींदार और स्टेट्स के आपस में रिलेशन के। तो हम देखते हैं हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स वाज द आईने अकबरी, ऑथर बाय अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल। बच्चों जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है वो है आईने अकबरी। बच्चों एक बुक है, आप सामने देख रहे होंगे, और इस बुक को अकबर के दरबार के जो एक मिनिस्टर थे, मंत्री थे, अबुल फजल, वो हिस्टोरियन उन्हें भी कह सकते हैं उन्हें हम, उन्होंने एक बुक लिखी थी आईने अकबरी। उस बुक से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। This text recorded the arrangements made by the state to ensure cultivation, to enable the collection of revenue by the agencies of the state, and to regulate the relationship between the state and rural magnates, the जमींदार। बच्चों इस बुक से हमें पता चलता है कि उस समय कल्टीवेशन की कंडीशन क्या थी, स्टेट्स की कौन कौन सी एजेंसी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, और स्टेट रूरल एरिया और रूरल एरिया में रहने वाले जो पीजेंट्स थे और जमींदार, इन तीनों के आपस में कैसे रिलेशन थे। बच्चों कुछ और सोर्सेस हैं हमारे पास। द डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान डेटिंग फ्रॉम द 17 एंड 18 सेंचुरी। बच्चों 17 और 18 सेंचुरी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड पाए गए हैं। मतलब वहाँ पर भी जो कुछ लोकल पटवारी रहे होंगे, है ना, आमिल गुजार रहे होंगे, जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड को लिखा था, तो उन रिकॉर्ड से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और थर्ड सोर्सेस है द एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड अस विद यूजफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस इन ईस्टर्न इंडिया। बच्चों 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप के लोग इंडिया में आने लगे थे, और ख़ास तौर से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर इंडिया में ट्रेड करने आए थे, तो वो लोग भी इंडिया के बारे में, है ना, राइटिंग किया करते थे, लिखा करते थे। कई ट्रेवलर्स आए हैं जिन्होंने 16, 17, 18 सेंचुरी के आसपास अपने अकाउंट्स लिखे, अपनी बुक्स लिखी, तो उन बुक्स ट्रैवल अकाउंट से भी हमें जानकारी मिलती है इस चैप्टर्स के बारे में। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। बच्चों जो पीजेंट्स होते थे तो उनके पास कितनी ज़मीन हुआ करती थी। तो पहले हम देखेंगे वेरियस टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पीजेंट्स। पीजेंट्स को किन किन नामों से उस समय भारत में बुलाते थे, जैसे रैयत और मुजारियन। बच्चों जो इंडो पर्सियन सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस में पीजेंट्स के लिए या किसानों के लिए रैयत या मुजारियन शब्द आया है। वी आल्सो एनकाउंटर द टर्म किसान और असमी। बच्चों पीजेंट्स को किसान भी कहा जाता है, आज भी कहते हैं, और उस समय असमी भी कहा जाता था। सोर्सेस ऑफ 17th सेंचुरी रिफर टू काइंड्स ऑफ पीजेंट्स। बच्चों 17th सेंचुरी के जो सोर्सेस हैं, तो पीजेंट्स की उस समय 2 कैटेगरी बनाई हैं। जैसे फर्स्ट है खुद कास्ता, रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज इन विच दे हैव देयर लैंड। बच्चों खुद कास्ता वो पीजेंट्स होते थे जो उसी गांव में रहते थे और वहीं पर उनकी कुछ ज़मीन होती थी जिस पर वो खेती करते थे। और सेकंड काइंड्स ऑफ पीजेंट्स वाज पाही कास्ता। पाही कास्ता वो पीजेंट्स होते थे जो दूसरे के खेतों में या दूसरे गांव में जाकर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लेबर करते थे। मतलब ये दूसरों के खेतों पे काम करते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ
ग्रेन या पैसा मिलता था, मतलब इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। एग्रीकल्चरल लेबर हम इन्हें भी कह सकते हैं। पोसेशंस ऑफ पीजेंट्स। बच्चों, द एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया पोसेस मोर देन अ पेयर ऑफ ब्लक एंड टू प्लक, मोस्ट पोसेस्ड इवन लेस। बच्चों, उस समय के जो पीजेंट्स होते थे उनके पास खासतौर से नॉर्थ इंडिया में दो जोड़ी बैल और दो हल होते थे, और किसी किसी के पास तो इससे भी कम, मतलब एक जोड़ी बैल और एक हल होता था। Peasants were considered to be affluent, having 6 acre of land in Gujarat and 5 acre of land in Bengal. बच्चों, उस समय वो पीजेंट्स रिच समझे जाते थे या उनकी कंडीशन अच्छी समझी जाती थी जिनके पास, स्पेशली गुजरात में, जिनके पास 6 एकड़ लैंड होती थी या उससे ज़्यादा, और बंगाल में जिनके पास 5 एकड़ लैंड ही होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल एक फर्टाइल स्टेट था, वहाँ कई रिवर्स फ्लो होती हैं, तो वहाँ पर जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो अच्छी होती है, तो 5 एकड़ लैंड पे ही वहाँ पर रिच समझा जाता था, जबकि गुजरात में 6 एकड़ लैंड पर। तो ये पिक्चर लेफ्ट पे जो है, ये पिक्चर आप लोग जानते हो ये क्या है? ये है बच्चों राहट। हालांकि इसकी शुरुआत पर्सिया से मानी जाती है, लेकिन चूँकि पर्सियन लोग इंडिया में आते ही थे, तो इंडिया में भी रहट की शुरुआत हुई। अब रहट क्या होता था बच्चों? ये जो है, कोई वेल हो, कोई पॉन्ड हो, वहाँ पर लाइट आयरन वेसल्स से या पॉट्स को एक रस्सी में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर बांध दिया जाता था और उसे फिर बैलों की सहायता से घुमाया जाता था, जिससे वो रस्सी, जैसे आज भी कुओं पे रस्सी जाती है नीचे फिर ऊपर लाते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे रस्सी नीचे जाती है, उनके साथ बर्तन भी नीचे जाते हैं और फिर वो बर्तन ऊपर आके लाते हैं। उसके बाद उस पानी को बाहर जो है डाला जाता है और उस पानी को फिर एक नाली की मदद से खेतों में पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, इसे रहट कहते हैं। आप और भी यूट्यूब में सर्च करना, समझना इसके बारे में। Though agriculture was labor intensive, peasants did use technologies that often harnessed cattle energy. बच्चों, ये तो सही बात है कि एग्रीकल्चर वाज लेबर इंटेंसिव। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है। पीजेंट डिड यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन पीजेंट्स कुछ टेक्नोलॉजी को भी यूज करते थे जिससे कि श्रम या मेहनत थोड़ी सी कम लगे, या कैटल एनर्जी को, बैलों की एनर्जी को थोड़ा सा बचाया जा सके। तो आखिर वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे जिससे मेहनत कम लगे? वन एग्जाम्पल वाज द वुडन प्लग। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वुडन प्लग का, जो लकड़ी का हल होता है। अब जो लकड़ी का हल होगा तो उसके नीचे जो जिससे प्लफिंग की जाती है, पहले वो लकड़ी का ही होता था, लेकिन बाद में विच वॉज लाइट एंड ईजिली असेंबल विद एन आयरन टिप और काउल्टर। लेकिन बाद में आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इस हल में, इस प्लग में आयरन टिप लगा दी गई, जिससे हुआ क्या कि ये आसानी से प्लफिंग कर सकते हैं, ज़मीन को खोद सकते हैं, और जिससे जो बैल होते हैं उनकी एनर्जी बच जाती है, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। तो बच्चों, जो आयरन टिप प्लग है, ये उस समय की टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है। A drill pulled by a pair of giant oxen was used to plant seeds, but broadcasting of seed was the most prevalent method. बच्चों, ड्रिल की मदद से भी ना खेतों में सीड्स को डाला जाता था, बट
ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था उस समय, मोस्ट प्रिवलेंट मेथड, मतलब सीड्स को जो है हाथों में लेकर यूं ब्रॉडकास्ट या छिड़का जाता था, जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे होंगे। Hoeing and weeding were done using a narrow iron blade with a small wooden handle। बच्चों, होइंग करने और वीडिंग करने में भी एक आयरन ब्लेड को यूज किया जाता था, जिस पर एक स्मॉल वुडन हैंडल होता था, जिससे हम खुरपी भी बोलते हैं बच्चों, है ना, जिससे घास वगैरह निकाली जाती है, वीडिंग की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, खरपतवार निकाला जाता है। तो खुरपी हुआ या आयरन टिप प्लग हुआ, ये उस समय की टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं। तो इरिगेशन और टेक्नोलॉजी को आपने नाउ एन अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। हम अब समझते हैं कि उस समय के किसान कौन कौन सी फसलों की खेती करते थे, उनका प्रोडक्शन कैसा था, या किन किन क्रॉप्स को से वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे। एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टू मेजर सीजनल साइकिल्स, द खरीफ एंड द रबी, मतलब ऑटम एंड स्प्रिंग। बच्चों, 16th-17th century in India, agriculture was organized around two major seasons। कहने का मतलब बच्चों, भारत में उस समय एक वर्ष में दो खेती की जाती थी, दो बार, है ना, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग होती थी। पहला है खरीफ का, ऑटम में जब बारिश होती है बच्चों, मानसून आता है, तो उस समय जो खेती की जाती है उसे खरीफी खेती कहते हैं। वाटर वेयर रेनफॉल और इरीगेशन एश्योर्ड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इवन गेव 3 क्रॉप्स। लेकिन बच्चों, जहाँ पर इरीगेशन सिस्टम था, आर्टिफिशियल इरीगेशन सिस्टम था, वहाँ पर 2 से ज़्यादा भी क्रॉप्स ग्रो कराते थे किसान, 3-3 फसलें कर लेते थे। वर्तमान में भी तो करते हैं ना बच्चों, बारिश में करते हैं, सर्दियों में करते हैं और गर्मियों में भी कर लेते हैं। दिस अश्योर्ड एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस। बच्चों, जहाँ पर 3 फसलें होती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, और उसमें वैरायटी भी होती थी, अलग अलग क्रॉप्स की खेती होती थी। फॉर इंस्टेंस इन द आइन, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम देखते हैं, जो आइन अकबरी बुक थी वो बताती है कि 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस इन आगरा। बच्चों, यही आगरा रीजन में लगभग 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की खेती होती थी, है ना। एंड दिल्ली प्रोड्यूस 43, दिल्ली में तो और भी ज़्यादा फसलों की खेती होती थी ओवर द 2 सीजन्स। बंगाल प्रोड्यूस 50 वैरायटी ऑफ राइस अलोन। बंगाल में तो केवल राइस की ही 50 वैरायटी की खेती होती थी। क्रॉप सच एज कॉटन एंड शुगर कैन वर जिन्स ई कामल फॉर एक्सीलेंस। बच्चों, अभी हम जो ऊपर देखा है, वीट देखा, मिलेट्स देखे, राइस देखे, ये तो हमारे फूडेबल क्रॉप्स हैं जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं। लेकिन कुछ कैश क्रॉप भी तो होती हैं, जैसे कि शुगर कैन हुआ, कॉटन हुआ। तो कॉटन और शुगर कैन, मतलब जो कैश क्रॉप्स हैं, उन्हें उस समय जिन्स ई कामिल या बहुत अच्छी क्रॉप्स के तौर पर जाना जाता था। तो कॉटन और शुगर कैन की भी खेती भारत में होती थी। ऑयल सीड एंड लेंटिल आल्सो इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप। ऑयल सीड हुए बच्चों, या जो लेंटिल्स हुए, ये भी कैश क्रॉप में, मतलब दालें भी कैश क्रॉप में आती थी। Meat and vegetables like tomatoes, potato and chili were introduced from the New World at this time, as were fruits like the pineapple and the papaya। बच्चों, बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर हम बहुत डिपेंड करते हैं, जैसे आलू है, टमाटर है, मिर्च है, ये तो इनका तो रोज़ ही प्रयोग होता है हमारे किचन में। लेकिन ये क्रॉप्स जो हैं इंडिया में शुरुआत से नहीं उगाई जाती थी, ये न्यू वर्ल्ड, मतलब कि अमेरिका से भारत में, यूरोप होते हुए
आई थी, मतलब इनकी खेती अमेरिका में पहले होती थी, फिर यूरोपियन लोग अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने इन क्रॉप्स को जाना और फिर उन क्रॉप्स को वो इंडिया में लाए और यहाँ पर उनकी खेती की गई। मेज भी उसमें शामिल है। आप नीचे पिक्चर देख रहे होंगे बच्चों, ये सारी के सारी क्रॉप्स जो है अमेरिका में पैदा होती थी, बाद में इंडिया में भी होने लगी। तो इन सारी क्रॉप्स के लिए हम यूरोपियन लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। आज इतना ही। हर टॉपिक बेसिस कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स टू नो अबाउट द एग्रीरियन सोसाइटी, एग्रीरियन हिस्ट्री ऑफ 16th and 17th सेंचुरी, उस बुक का के बारे में बताना है। सेकेंड, बेसिक स्टेपल क्रॉप्स ग्रोन इन एरिया विद रेनफॉल वर एवर 40 सेंटीमीटर्स या उससे ज़्यादा खेती। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अबाउट इरीगेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 16th और 17th सेंचुरी। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर को आप आइडेंटिफाई करिए, उसका नाम लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने हमें सुना, कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।